आप लोगों को आइडिया होगा, राइटर ने ना बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखी है, ठीक है। अब राइटर बात करेगा थोड़े से मॉरल्स। मॉरल्स मतलब अच्छाई बुराई सही गलत। हमारा जो कल्चर है बेसिकली मॉरल से ड्राइव होता है, तो उस पर बात कर। राइटर कहते हैं भाई मैंने ये कंक्लूड किया है कि हम जिसको मॉरल डिके कह रहे हैं, बुराई जो माशरे में फैल रही है, वो असल में डिके से ज़्यादा चक्कर है कि जिस बेसिस पे हमारे मॉरल्स बने हुए थे ना, वो बेसिस चेंज हो रहे हैं। पुराने ज़माने में एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती थी, वो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ ख़त्म हो रही हैं। पुराने ज़माने में छोटे छोटे गांव होते थे, छोटे छोटे शहर होते थे, अब बड़े बड़े शहर बन रहे हैं। फैमिलीज़ का कल्चर आपस में चेंज हो रहा है। पहले फैमिलीज़ बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ में लोग रहना पसंद करते थे, वहाँ छोटी फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी ने और एक बहुत बड़ा चेंज लिया है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है। ये सब इन सब चीज़ों की वजह से आपकी मोरालिटी चेंज हो रही है। जब आपके हालात बदल रहे, मोरालिटी इज बेसिकली अ जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ हाउ टू बिहेव। एक बेसिकली बिहेवियर नॉर्म है ना मोरालिटी, तो वो अब आपका सब कुछ नॉर्म चेंज हो रहा है, तो मोरालिटी भी साथ साथ चेंज हो रही है। इसकी वजह से यूथ ने रेवोल्यूशंस तो बहुत सारे मूव कर रहे हैं, लेकिन यूथ को तकलीफ भी उठानी पड़ रही है। इससे पहले कि हम लोग यूथ को बोले कि यूथ रिबेल क्यों करता है, यूथ में बगावत क्यों है, ये तो गलत है, तो हमें ये समझना चाहिए कि यूथ की नेचर में ही बगावत है। हम जो लोग मिडिल एज में वो थोड़े बैलेंस्ड रहते हैं, जो थोड़ी एक मिडिल एज को क्रॉस कर लेते हैं, वो अपने ट्रेंड्स में बिल्कुल सेट हुए हुए होते हैं। लेकिन यूथ जो है उसके पास तो टाइम होता है कि वो तजर्बे करे, नई चीज़ों से सीखे। उसके माइंड में ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो अपने अंदर चेंजेस ला सके। तो इस वजह से यूथ रिवॉल्ट भी करता है। उसकी नेचर ही ऐसी है भाई, एक बुढ़ा है वो चेंज नहीं कर सकता अपने आप को, यूथ चेंज कर सकता है, तो इसलिए वो रिवॉल्ट करता है, लड़ाई करता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि यूथ के पास टाइम भी होता है। जब आप लोग यंग होते हो, आप लोग अपने करियर से तजर्बे कर सकते हो, पार्टनर्स में तजर्बे कर सकते हो, फ्रेंड्स में तजर्बे कर सकते हो। लेकिन जिस तरह एज गुजरती रहती है ना, नए फ्रेंड्स ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं, करियर स्विच करना मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये एज बेहतर है। मतलब जिस तरह एज यू ग्रो ओल्ड थिंग्स बिकम डिफिकल्ट टू चेंज। और शुक्र है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, यूथ जिस तरह चेंजेस को एक्सपोज हो रहा होता है ना, शुक्र है कि बूढ़े लोग इतनी ज़्यादा चेंज के लिए एक्सपोज नहीं है, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी नेचर ही नहीं है बेसिकली। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो मेरे फादर थे, वो कहते थे यार सरमत देखो, आई अंडरस्टैंड यू वांट टू मूव अब्रॉड एंड यू हैव कोजेंट रीजंस टू मूव अब्रॉड। आप वो बाहर जाना चाह रहे हो ना, उसके लिए आपके पास लॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन मैं मूव नहीं करूंगा। जब मैं पूछता था क्यों, जब आप लॉजिक से एग्री कर रहे हैं, वाई आर वी नॉट रीचिंग द सेम कंक्लूजन, बोलते थे यार बस मैंने जिंदगी गुजार ली, बस मैं खुश हूँ। उनके पास टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम है कि हम एक नई जगह जाएं, अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश कर लें। यही बुढ़ापे और जवानी की फर्क की वजह से जब हमारे सामने यंग लोग ब्रेक डांस करते हैं, तो बोलते हैं मैं भी थोड़ी ब्रेक डांस वाली अवाम हूँ, लेकिन राइटर बोलता है भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे अपने आप को हिला रहे हो, अजीब अजीब तरीके से। जब उनका म्यूजिक सुनते हैं, जब हम लोग अपने अब्बा के साथ कभी लाहौर बाय रोड जाते थे, तो हम सब सो जाते थे, जब तक हम जाग रहे होते थे हमारे गाने होते थे, सही है। जब हम सब सोए थे तो अब्बू के गाने चलते थे। अब्बू के गाने कौन से थे, नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन, मुझको लौटा दो मेरी जवानी, साले पता नहीं कौन से किस्म के गाने हमें बुरे लगते थे, और अब्बू को हमारे गाने बुरे लगते थे। इसी तरह अब आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंग्लिश मूवीज है उसमें जो 4 लेटर वर्ड है वो बहुत ही कॉमन हो गया। पता है ना किस वर्ड की बात कर रहा हूँ भाई, तुम लोग भी देते होगे, तुम लोग गालियां भी देते होगे, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो बोलते हैं भाई ये क्या, हर जुमले में गाली, इनको बात करने की तमीज नहीं है। बेसिकली है क्या कि आपके लिए वो गाली है नहीं, लेकिन जो एज लोग हैं, डिफरेंट एज ग्रुप है, वो तो एक डिफरेंट टाइम लाइन में उनके लिए वो गाली है। तो इसलिए सर्टेन डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए मोरालिटी डिफरेंट है, आप लोगों के हालात चेंज हो गए, आप लोगों के लिए वो आम चीज है। और इसी वजह से पहले क्या होता था, पहले आप जैसे जैसे बायोलॉजिकली मैच्योर हो रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक मैच्योरिटी भी आती रहती थी। इसकी वजह से जो सेक्स वाला एलिमेंट था, जो इंटीमेसी वाला एलिमेंट था, वो बहुत सेक्लूडेड रहता था। आप जब बायोलॉजिकली अवेयर हुए, बायोलॉजिकली आप मैच्योर है, एट द सेम टाइम आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए, आपकी शादी हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल तो आप लोग अभी 22-23 क्यों, सही है, आप लोग अपनी ग्रेजुएशन करोगे 23-24 में। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियली स्टेबल होना ना, 3-4 साल 5 साल और निकाल दो,
मतलब आप लोगों की शादी हो रही हुई 28, 29 में। तो अब क्या होता है कि जो लड़का है उसमें हॉर्मोन्स उछल रहे हैं और वो देखते हैं भाई जब एक सामने फीमेल कंसल्टिंग है, अज्यूमिंग फीमेल कंसल्टिंग है, आजकल हालात तो भाई पता नहीं लड़के को लड़कों भी पसंद आ रहे हैं, क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में, अज्यूमिंग, ठीक है। उसको वो लड़का बोलते हैं भाई मेरे हॉर्मोन्स उछल रहे हैं, फीमेल खुश है, फीमेल भी राजी है, तो मुझे क्या मसला है, मैं अपनी डिजायर फुलफिल क्यों नहीं कर सकता। तो राइटर वॉर्न करता है कि भाई देखो प्री मैरिटल इंटीमेसी से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जिस तरह इट कैन लीड टू एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इफ इट इज नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड, या किस तरह बताऊं मैं आपको, बॉर्डर्ड। इसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, इसकी वजह से एक फीमेल का लाइफ तबाह हो सकती है। जो फ्यूचर आपकी बायोलॉजी आगे बढ़ती है ना, ह्यूमन आगे बढ़ती है, उसमें देखो एक अजीब रियलिटी है, एक तरह से हमें लगता है नेचर में बायसनेस है। जो मर्द है ना वो एक दफा इंटीमेट हो जाए, वो बोलता रहे मैं वर्जिन हूं, कोई कुछ आप कुछ कर नहीं सकते उसका। लेकिन इस मामले में फीमेल्स एक लूजिंग एंड पर हैं। दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी इज। तो राइटर बोलता है बी माइंडफुल ऑफ इट, अगर आप लोग ये काम कर रहे हो तो बी माइंडफुल ऑफ इट। और मैं लड़के को भी यही बोलूंगा कि हमेशा इन चक्करों से दूर रहे, क्योंकि आप किसी लड़की के जज्बात के साथ क्यों खेलते हो। आई स्टिल बिलीव कि अभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस नहीं होने चाहिए। अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने अल्टीमेट पार्टनर के लिए। लेकिन मुझे ये पता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे माँ बाप, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलते रहते हैं ना भाई झूठ ना बोलो, लेकिन झूठ तो बोलते ही हैं। इसी तरह राइटर भी कह रहा है कि मैं आपको बोलूंगा इन चीजों से दूर रहो, लेकिन मुझे पता है ये सोसाइटी में होता रहेगा। हमारे जो फोर फादर्स थे वो इस मामले में खामोश रहते थे। आप में से आप, मेरा ख्याल है 95% पेरेंट्स ने किसी ने इस मामले में कभी बात नहीं करी होगी। एम आई राइट? कभी करी है किसी पेरेंट्स ने बात? नहीं करी होगी। तो पुराने जमाने में तो पेरेंट्स खामोश रहते थे, बच्चों को पता ही नहीं होता था क्या चल रहा है। थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल था कि पेरेंट्स को एक चीज पता है, बच्चे मैच्योर हो गए, बच्चों को पता नहीं है, तो यार दे आर लेफ्ट टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल है, लेकिन उस जमाने में आपको सेक्स के बारे में बताने वाला कोई था ही नहीं। तो एक तरह से आपकी इस मामले में फर्दर ग्रोथ से, बुराई में, ओपन सेक्सुअलिटी से आप बच जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके पास इश्तिहारों में सेक्स को बेचा जा रहा है, मूवीज में चले जाओ उसमें सेक्स चल, हर जगह मतलब सेक्स इज बीइंग सोल्ड। अब यूथ फंस गई है भाई। एक जमाने में तो खामोश रह के आप बचा लेते हैं, अब आप क्या करें। और सच्ची सी बात है, अनलेस आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन हो, कोई भी मार्केटियर, कोई भी बंदा अगर सेक्स बेचकर उसका बिजनेस चल रहा है तो वो बेचेगा। आप कोई परफ्यूम एड्स देख लें, मेजॉरिटी आपका जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप मॉडलिंग, मर्दों के सूट्स, कोई चीज भी देख लें, गाड़ियों में देख लें, हर प्रोडक्ट में, तकरीबन हर प्रोडक्ट को आप एनालाइज करें, 99% एडवर्टीजमेंट्स में ना, 99% एडवर्टीजमेंट्स में आपकी जो बायोलॉजिकली आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। और जो मॉडर्न जमाना है उसमें हर चीज लिबर्टी हो गई है भाई, आजादी दे दो, आजादी दे दो। उससे हुआ क्या है, एक तो ये सेक्सुअलिटी फैल गई है, आपके मॉरल्स भी खराब हो रहे हैं, उसके साथ साथ वालिदैन खुड्डे लाइन हो गए हैं। वालिदैन को ना आप अपनी शादी में इन्वॉल्व करते हो, लड़के बोलते हैं ये लड़की है, लड़कियां बोलती हैं ये लड़का है, मुझे शादी करा दो। अब होता क्या है, आफ्टर ऑल योर पेरेंट्स आर अ बिट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। इसमें मेरा बड़ा न्यूआंस्ड ओपिनियन है, कभी मौका मिला उसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि लड़के की अपना डिसीजन लेने का राइट है उनके पास, ठीक है, उनके पास बिल्कुल राइट है। अब वालिदैन को ये हरगिज नहीं चाहिए कि उन पे अपनी जबरदस्ती थोपें, ये हमारे रिलीजन में भी नहीं है। स्टिल जब आप जवान हो, लड़की भी जवान है, लड़का भी जवान है, लड़के को लड़की की सिर्फ खूबसूरती नजर आ रही है, और हमारे लड़की किसी हद तक लड़के की जेब देख लेती है, थोड़ी सी मैच्योरिटी का करती है, भाई इसके पास पैसे हैं मुझे खिलाने को। लड़का तो सिर्फ खूबसूरती में फिदा हो रहा होता है। असल में होता है क्या है कि अगर आपको लाइफ टाइम जिंदगी पार्टनरशिप चलानी है ना किसी के साथ, तो आपकी वैल्यूज को इंसाइड करें, आपकी पर्सनैलिटीज को इंसाइड करें। बीइंग यंग और ओवर पावर्ड बाय इमोशंस, आप जनरली वो चीज नहीं देख पाते। दैट इज वेयर पेरेंट्स कम इन। लिबर्टी ने पेरेंट्स को साइड पे कर दिया है, और लड़के फिजिकल ब्यूटी को देख रहे हैं, लड़की किसी हद तक जेब को देख रही है।
अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी अमीर है लड़का तो बहुत पैसे को देख रही है, लेकिन आपके पास अरबों खरबों रुपए भी हो, अगर आपकी जिंदगी सुकून में नहीं है अपने पार्टनर के साथ, योर लाइफ विल बी अ लिविंग हेल। आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं आपको ये बात फॉर श्योर बता रहा हूँ, मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। अगर लड़कियां सोचती हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, आपकी सिस्टर्स तो होंगी ना, अभी तो लड़के बैठे हैं मेजोरिटी, एक लड़की बैठी है क्लास में से, अगर आपको लगता है कि बहुत पैसा है तो मामला सेट है, ऐसा नहीं है भाई। और अगर लड़के ये समझ रहे हैं कि भाई बेहतरीन अमीर लड़की से शादी करते हैं मस्त जहेज आएगा, वो भी सही नहीं है। यू ऑट टू कंसिडर द वैल्यूज, आपकी मोरालिटी कैसे है, आपके कल्चर कैसे है, आपका बैकग्राउंड कैसे है। आपकी इंडिविजुअल लाइकनेस का एक वेटेज है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। बाकी फैक्टर्स को भी आपने देखना है। होता है क्या है भाई, अब आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को सेक्सुअली भी पहचानते हैं कि हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी, हमारी सेक्सुअल टेंडेंसीज अलाइन हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। लेकिन होता क्या है, ये सिर्फ मस्तियां बनती हैं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चीज मटीरियलाइज नहीं हो पाती। अब करें क्या भाई, पैसा है नहीं लड़के के पास शादी करने को, लेकिन बायोलॉजिकली तो वो मैच्योर हो गया है, और आपके पास सेक्सुअल कंटेंट की भरमार हो रही है, आपको बायोलॉजिकली हर एंगल से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब किए क्या, करा क्या जाए भाई। अब अपने आप को गांव पहाड़ों में तो जाके रह नहीं सकते आप, पैसा है नहीं आपके पास, करें क्या। राइटर सोल्यूशन क्या देता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक ऐसा अलायंस बनाएं कि वो बच्चों को अपने मंथली अलाउंस दें, सफिशिएंट टू हेल्प देम टू इतना सफिशिएंट हो वो अलाउंस कि वो अपनी जिंदगी गुजार सके, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता रहे। मिसाल के तौर पे आपकी ग्रेजुएशन के बाद शादी होती है, पेरेंट्स बोलते हैं मैं शुरू के 6 महीने आपको 50,000 दूंगा, फिर अगले 6 महीने 40,000 दूंगा, फिर अगले 6 महीने 30,000 दूंगा, ताकि लड़के में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आंसर भी आए, लड़की में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आंसर भी आए, एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी बुराई से भी बच सके। समझ आ रही है बात भाई? ये बात भी समझ नहीं आ रही किसी को है? सॉरी, चलो शुक्र। अच्छा, और उसके साथ साथ अब हो क्या रहा है कि जब हमारी हर चीज में लिबर्टी हो गई है, हमने शादी अपनी मर्जी से करनी है, तो हमने तलाक भी अपनी मर्जी से देनी है। हम वालिदैन से अपने कुछ नहीं पूछ रहे। मेरे हिसाब से डिवोर्स में बहुत सारे हर्डल्स होने चाहिए। डिवोर्स नहीं होनी चाहिए अनलेस उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जेन्युइन पर्सनल रीजंस हो। Divorce ought not to be a decision that is taken hastily or emotionally. और ज्यादातर डिवोर्सेस से मसले ही क्रिएट होते हैं। हम दूसरी शादी तो कर लेते हैं, लेकिन हम सेम कैरेक्टर लेके जा रहे होते हैं, तो दूसरी शादी में भी सेम मसले खड़े हो रहे होते हैं। भाई अगर डिवोर्स हुई है, अपने आप को बदलो, तो दूसरी शादी करते हैं, सेम पर्सनैलिटी लेके जाते हैं, फिर दूसरी शादी में सेम मसले होते हैं। और अगर हम डिवोर्स नहीं भी करते, हम डिवोर्स का चैप्टर क्लोज भी करते हैं, अगर दो लोग साथ डे इन डे आउट रहें, चाहे वो लड़ते रहें, एक दूसरे को मसले मसाइल क्रिएट करते रहें, सूनर और लेटर इफ दे आर इंटेंडेड, इफ दे आर फोकस्ड कि वो अपनी जिंदगी चला सकते हैं, एक दूसरे के साथ चलाना चाहते हैं, कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड निकल आएगा, जिसकी वजह से आप डिवोर्स से बच जाएंगे। अगर आप डिवोर्स में चले ही जाते हैं, तो एक बात याद रखें कि जितने मसले मसाइल में आप फंसेंगे, वेदर इट बी इमोशनल, वेदर इट बी फाइनेंशियल, वेदर इट बी सोशल, हमारे पाकिस्तान में तो अगर डिवोर्स लड़की है तो बिल्कुल ही इस बेचारी की तो लाइफ झंड हो गई ना, मतलब उसकी तो जिंदगी तकरीबन खत्म ही है। और जो लड़का है उसकी भी जिंदगी तकरीबन खत्म है, उसको भी कोई लड़की नहीं देगा अच्छी भाई। तो आपकी सोशल मसले हैं, इमोशनल मसले हैं, एट द सेम टाइम अगर आपकी औलाद है तो आपकी औलाद रुल जाती है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ एक साथ इसलिए रहते हैं कि हमारी औलाद बच जाए, आपकी औलाद रुल जाती है। अगर आप लोग अपनी बैटल्स जो है उसको फाइट आउट करें, उसको डिस्कस करें। मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। दिल चाहता है सामने वाले का मुंह तोड़ दो उठा के सही है, लेकिन इफ यू फिक्स योर माइंड कि आपने अपने मसले रिजॉल्व करने, भाई होता है इस तरह भी, क्या करें, तुम लोग की होगी, तुम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग डिसाइड करें तो आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है,
आप लोगों को जिंदगी साथ गुजारनी है तो साल लगेंगे, शायद डेकेड्स भी लग जाए, लेकिन आप लोगों को लास्टिंग लव मिल सकेगा। राइटर बताता है, मैं और मेरी बेगम एरियल, हम में भी बहुत फड्डे हुए हैं, बहुत लड़ाइयां हुई हैं, और हम लोगों ने 67 ईयर्स साथ गुजारे हैं। इसमें बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन इतना लंबा पीरियड जो हम साथ थे उसमें मुझे डीपर लव मिल सका है, जो कि यूथफुल लव से भी ज्यादा था। हमने पहले बात करी थी राइटर के लिए यूथफुल लव कितना इंपॉर्टेंट है। उसने बोला लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप से मुझे उससे ज्यादा काम की मोहब्बत मिल चुकी है। उसके बाद अब राइटर बोलता है, मुझे अपनी जो जनरेशन है, आप लोग मेरे सक्सेसर्स हो, उसमें मुझे पूरा भरोसा है। सही है, तुम लोग चाहे मनूस पढ़ के नहीं दो, लेकिन स्टिल तुम लोगों में मुझे कुछ ना कुछ उम्मीद है। तुम लोग जो रिवॉल्ट करते हो और तुम लोग बोलते हो भाई ये गलत है ये सही है, अज्यूमिंग कि तुम लोग ये बोलते हो, हमारी मेजॉरिटी यूथ तो मर चुकी है, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट स्टिल अगर आप लोग अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज लिए हैं तो आप लोगों में बहुत पावर है। हमारी यूथ कमजोर क्यों है? अगर देखा जाए मेरे हिसाब से हमारी यूथ कमजोर क्यों है भाई, उनको हम भाषण तो बहुत ज्यादा देते हैं। आपको याद होगा पेरेंट्स के चैप्टर ने पढ़ा था, बोलते हैं भाई चीखो नहीं, वालिदैन खुद चीखते हैं, अच्छा काम करो, वालिदैन खुद काम नहीं करते। लाइक वाइज हम यूथ को बोलते हैं कि भाई अच्छे नेकोकार काम करो, लेकिन सोसाइटी साली बली जलील है। हम उनको बोलते हैं कि झूठ ना बोलो, हर एंगल में छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक हर बंदा झूठ बोल रहा है। हम बोलते हैं कि यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट आए बीच में, बुराई ना हो, खाने को अच्छा हो, मिलावट ना हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी हो, आपके पास खाने को मिलावट, मतलब बेसिक कंज्यूमर राइट्स हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट साली खुद करप्शन में पड़ी हुई होती है। मतलब जब एक पूरी सोसाइटी ही आपकी तबाह बर्बाद हुई हुई है तो आप यूथ से क्या शिकवा कर रहे हो? लेकिन स्टिल राइटर सेज इस सब के बावजूद आई स्टिल हैव होप। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यूथ साली हर चीज में सही होती है। इट इज नेसेसरी कि यूथ ये बात समझे कि आपको एक सोसाइटी में रहने के लिए यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। एक सोसाइटी में रहने के लिए यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई एक सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं तो इट इज नेसेसरी दे ऑट टू बी फॉलोड। अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, हर बंदा बोले मैं ठीक हूं, तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती। आपके पास ये राइट जरूर है कि आप प्रोटेस्ट करें, कोई गलत लॉ है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज उठाएं, लेकिन सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स नेसेसरी हैं। सोसाइटी में जो बुराई फैलती जा रही है उसकी वजह एक तो गुर्बत है, हमारी सोसाइटी में गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। जो काम इंसान करते थे वो लेबर करती जा रही है। उसकी कुछ वजह खुदा का गायब हो जाना नहीं है। पहले हम लोग खुदा से डरते थे, अब खुदा हमारी जिंदगियों से निकलता जा रहा है। तो जो खुदा कॉफी थी कि खुदा देख रहा है हमें चोरी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें अकेले में कोई गलत काम नहीं करना, हमने वालिदैन से कुछ भी, कोई भी, खुदा कॉफी निकल चुकी है। कुछ इसलिए भी निकल गई है कि हमारी पेरेंटल अथॉरिटी खत्म हो रही है। सही है, पहले पेरेंट्स होते थे, बोल दिया ये करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करना। अब हम बोलते हैं अब्बे अब्बा तुम्हें कहां से लब्बा। सही है, कुछ ना कुछ फलसफे भी अजीब अजीब आते जा रहे हैं, मतलब अजीब अजीब फलसफे आ रहे हैं। मैं मर्द हूं लेकिन आई आइडेंटिफाई एज अ औरत, और मैं औरत हूं आई आइडेंटिफाई एज अ मर्द। पता नहीं क्या चीजें आ रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, शायद आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो, आप लोगों को समझ आता हो। कुछ क्राइम बढ़ने की एक और वजह यह भी है कि क्राइम टेक्निकल होता जा रहा है। रशिया में बैठे हुए हैकर्स डार्क वेब के थ्रू आपका डाटा खरीद रहे हैं। इतना सब चीजें दूर होगी। पुराने जमाने में क्राइम होता था, मुंह पे आके छुरा घोप के चीज लेके जाएंगे। अब आप इवेंट से इतना डिसोसिएटेड हो, आपको बुराई फील ही नहीं होती है। समझ आ रही है बात? अगर मैं आपको बोलूंगा इस बंदे को कत्ल करो, मुंह पे छुरा घोपो, आप 100 दफा सोचोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा ना कंप्यूटर प्रोग्राम एक बना दो, ऐसा कुछ कर दो, तो आप लोग नहीं उतना सोचोगे। आप ईवल से, एक्चुअल ईवल से दूर होते जा रहे हो। कुछ हमारी कोर्ट्स ही, हमारा कोर्ट्स का निजाम ही अजीब हो गया है। कोर्ट्स हमारे लिबरल होते जा रहे हैं। कुछ हमारे लॉयर्स इतने तेज हो गए हैं कि हर चीज में कोई लीगल टेक्निकलिटी निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब पहले जुर्म वाले थे, अब फ्री हो गए। बेनजीर जियाउल हक भट्टो को पता नहीं 70s में फांसी लगाई, अब बोल दिया हमने गलत फांसी लगा दी। इमरान खान को पहले सर पे चढ़ाया, अब उस पर 150 केस ठोक दिए। ये हमारे लॉयर्स ही कर रहे हैं ना।
जब एक चीज की कोई स्टैंडिंग ही नहीं बची है, आप उसको तोड़ मोड़ोड़ के किसी के खिलाफ भी यूज कर सकते हो, किसी के फॉर भी यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसको कोई फॉलो क्यों करेगा। इसीलिए हमारे बॉस ने एक बात कही बहुत सही और बहुत बहुत गहरी है, आई होप यू अंडरस्टैंड इन टाइम। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द क्राइम। मुझे बंदा दिखाओ, मैं बता दूंगा उसने जुर्म क्या किया है। हमारा लीगल सिस्टम पूरा ऐसा बन चुका है और हमें फ्रीडम भी बहुत ज्यादा मिलती जा रही है। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं अपने जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पे वगैरह में। देखो भाई, सिंपल बात है, अगर एक पुलिस वाला रोड पे खड़ा हुआ है ना, उसकी 30,000 रुपए सैलरी है, सुबह से लेकर दोपहर तक वो धूप में, शाम तक धूप में खड़ा हुआ है, 30,000 रुपए सैलरी है, वो रिश्वत लेगा। देयर इट गोज विदाउट सेइंग, वो रिश्वत लेगा, उसके पास पावर है, पैसा नहीं है। मेक सेंस? तो आप उनको इतनी आप पैसे दो कि उनको इस चीज की जरूरत ही ना पड़े। और आपको पता है, इट इज इवन अ थ्योरी, एक डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था कि जो ब्रिटिश राज था उसमें ऐसा इंटेंशनली किया गया, जो हम अभी तक कैरी कर रहे हैं, कि हाई पोस्ट लोगों की सैलरी कम रखो, ताकि जब वो आपके कंट्रोल से निकलने लगे ना, उन पे ब्राइबरी का इल्जाम लगाओ, उनको साइड कर दो। और हमारी हुकूमत भी यही कर रही है, ऐसे ही कर रही है ना भाई। और लेकिन आप जब अदारों को पावरफुल कर रहे हो, एट द सेम टाइम उन इदारों के प्रॉपर ऑडिट्स भी होने चाहिए और उन पे चेक एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए। हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए किसी बंदे ने कोई भी जुर्म किया तो वो टेम्परेरी तौर पे इंसेन था। कुछ टाइम पहले एक औरत ने लैंड क्रूजर चढ़ा दी थी बाइक वालों पे, उसके लॉयर्स ने क्या कहा, नशे में थी या इंसेन है। ये कोई वजह नहीं है भाई, जुर्म किया है तो सजा भुगतो, स्पेशली गिवन आवर लॉयर्स। एक अजीब बात बताऊं आपको, हम कहते तो हैं पुलिस वाले साले कुत्ते होते हैं, ये होते हैं, मनहूस होते हैं। जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तब तक पुलिस वाले की याद नहीं आएगी। कभी आप फंसे इनजस्टिस में फंस जाए तो आप लोगों को पता लगेगा पुलिस कितनी जरूरी है। इस तरह जो मेरे दोस्त बाहर रहते हैं वो तो बोलते हैं यार हमें कोई टेंशन नहीं है, हम किसी के मुंह नहीं लगते, गाड़ी ठुक गई हम टेंशन नहीं लेते, पुलिस आती है डिसीजन लेती है, मामला खत्म, पैसा हजम। भाई पुलिस जरूरी है बिकॉज यू नीड इट। बट जो पुलिस का सिस्टम है या जो भी हमारी लॉ एनफोर्सिंग सिस्टम है, उसके एक सर्टन पैराडाइम में वो ऑपरेट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में या अब बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे नहीं करने चाहिए। हमारा जो पीनल कोड है, जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस है, उसकी इंटेंशन सजा देनी नहीं होनी चाहिए। बड़ी गहरी बात बोल रहा है राइटर। हमारा जो पीनल कोड है उसका जो गोल है ना, वो सजा देनी नहीं होनी चाहिए। आप देखें, इतने लोग हैं वो जेल में जाते हैं, निकलते हैं, फिर वापस जेल में आए थे किसी और जुर्म में, फिर निकलेंगे, फिर जुर्म में किसी और जुर्म में फंस जाएंगे, निकलते हैं कोई दूसरा जुर्म करते फिर फंसते हैं, फिर निकलते हैं फिर दूसरा जुर्म करते फिर फंसते हैं। राइटर क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो पीनल कोड है इट्स एम टुवर्ड्स सजा काटी, बंदे ने फिर जुर्म कर लिया। हमारा पीनल कोड होना चाहिए टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन। आप प्रिजनर्स को ऐसे कामों में लगाएं जिससे वो मेंटली अपने आप को रीडेवलप कर सके। आप प्रिजन्स देखें, टॉर्चर होता है वहां पे, खाने को नहीं है, पीने इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। अदर देन दैट, अगर आप उनको किसी प्रॉपर लेबर में लगाएं, इस तरह उनको फार्मिंग में लगाएं, किसी प्रॉपर लेबर में लगाएं जिसमें उनको अपने प्रोडक्ट्स, अपनी मेहनत का प्रोडक्ट नजर आए, तो क्या पता इंसान रिहेबिलिटेट हो जाए, वो दोबारा जुर्म की तरफ ना आ जाए। सडनली अब इतनी सारी बातें करी हैं तो एक जहन में अजीब ग्लूमीपन आ रहा है, यार हर जगह जुर्म है, हर जगह सजा है, हर जगह कत्लो गारत है। एक सब्जी वाला 2 नंबरी से लेकर वो टॉप पे हर बंदा सजा कर 2 नंबरी कर रहा है, और आप भी उसी सिस्टम का पार्ट हो। तो अब हम करें क्या? क्या हम ये सारी टेंशन अपनी जनरेशन में डाल दें? आप लोगों को बोल दूं सोसाइटी है ये, ऐसे ही हो जाओ, या हम ऐसा करें कि आपको एजुकेट किया जाए, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको एजुकेट करें कि भाई आप काले हो, गोरे हो, ब्राउन हो, आपको मिलजुल के एक सोसाइटी में रहना है, आपको इस सोसाइटी के डेंजर्स को फेस करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को एक ह्यूमेन लेवल पे लेके जाना है, अपने आप को साबित करना है कि आप इंसान हैं, आप आजादी के काबिल हैं, आप अफवे दरगुजर से, मतलब टॉलरेट कर सकते हैं चीजों को,
आप एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी शादी मेंटेन कर सकते हैं और हार्मोनी और पीस के साथ रह सकते हैं सोसाइटी। तो हमने जो ये स्टार्ट किया उसकी एक वजह ये है कि आपको कुछ ना कुछ एजुकेट किया जाए कि रहना कैसे है। ठीक है।